गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा तारीख 25 अगस्त, सुबह के बजे हैं 5:30 और आज से एक नई दुनिया का शुभारंभ करने वाले हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था उसका एक पार्ट था विजिबल लाइट। ठीक है, तो अब हम उस विजिबल लाइट की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और विजिबल लाइट की जो ब्रांच स्टडी करती है फिजिक्स की, ऐसी ब्रांच का नाम है बेटा जी ऑप्टिक्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो जो विजिबल लाइट है उस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है बेटा वो रफली आप 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो अब ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट है। ऑप्टिक्स समझ आया क्या है? ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट बोल लीजिए, सनलाइट बोल लीजिए। ठीक है, ये है। तो अब ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। दोनों हमें पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट की कहानी बड़ी अजीब है। किसी ने लाइट को पार्टिकल माना प्यारे बच्चों, किसी ने लाइट को वेव माना और लास्ट में तो फिर खराबा ही हो गया, बोले ऐसा है, दोनों ही है, ड्यूअल नेचर है। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ यानी रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन में चलता हुआ मानेंगे। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में लाइट बिहेव करेगी एक पार्टिकल की तरह जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी रे की तरह एक रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, जिसमें हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है, रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब पढ़ने होते हैं। इसमें से रिफ्लेक्शन इस साल हटा दिया गया है, तो हम शुरुआत करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन से। फिर वेव में जब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहां पे लाइट अपना वेव कैरेक्टर शो करेगी। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो सब वहां पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल बच्चों ऐसा है कि रे ऑप्टिक्स में लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी। लाइट जिस स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है उस स्ट्रेट लाइन पाथ को बोलते हैं लाइट की एक रे। क्या बोलते हैं? लाइट की एक रे। देखो, फर्स्ट लेक्चर है ऑप्टिक्स का, रिफ्रैक्शन का, बहुत ही बेसिक लेक्चर है और आपको हर बार मैं बोलता हूं किसी भी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पूरे चैप्टर का रिदम सेट करता है बेटा। ठीक है, बहुत आराम से पढ़े, बहुत आसानी से पढ़े, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और नोट डाउन करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद रफ नोटबुक उठा लें और जो भी डायग्राम बने हैं वो बिना देखे बनाने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आपने ऑप्टिक्स में डायग्राम गलत बनाए तो फिर आपने क्या लिखा है उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। और बेटा एक बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा, पूरे चैप्टर के लिए, डायग्राम अगर आपने गलत बनाया है तो वो गलती छुपेगी भी नहीं, वो साफ दिखेगी। और डायग्राम अच्छे से बनाओगे, प्रैक्टिस करके, समझ करके, तो न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। क्योंकि ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल, रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल खासकर डायग्राम बेस्ड होते हैं। ठीक है, TIR, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, इनमें आपको डायग्राम बनाने होंगे, इवन न्यूमेरिकल्स में भी। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक चीज को सीखने में बड़ी ईमानदारी से और आसानी से सीखना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो शुरुआत होगी आज रिफ्रैक्शन से। हालांकि रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, लाइट मिरर के अंदर एंटर नहीं करती, उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट का मीडियम चेंज होता है। ठीक है, तो चलो बेटा जी, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी के साथ ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ विजिबल लाइट की शुरुआत करने वाले हैं। और हमारे पास पहला टॉपिक है आज का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक बात क्लियर है कि रिफ्रैक्शन इज चेंज इन मीडियम, नॉट द बेंडिंग। तुरंत बच्चे ये बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोला, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट। सुनिए, वो जो बेंडिंग होती है वो जरूरी नहीं है कि हो।
ठीक है, समझे इस बात को। रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज इन मीडियम है, ना कि बेंडिंग है। इस बात को आप क्लियर करें, इसीलिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, मिरर होता है। लाइट की रे आई, मिरर पे टकराई, मिरर ने बोला हाँ भाई कहां, बोले आपके अंदर जाना है, मिरर ने बोला नो एंट्री, वो टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई। लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट का मीडियम चेंज होता है, लाइट का माध्यम बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन से पहले लाइट एयर में थी, टकरा के वापस चली गई, रिफ्लेक्शन के बाद एयर में ही है, मीडियम चेंज नहीं हुआ। रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है, क्लियर। अब बात आती है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, देखो बेटा, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, जब एक लाइट किसी एक मीडियम से, किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, ट्रेवल करती है ओब्लिकली। ओब्लिकली का मतलब क्या है, ओब्लिकली का मतलब क्या है, इंक्लाइन, तिरछी। जब लाइट जाती है, ठीक है, तो वो लाइट बैंड हो जाती है। वो बैंड तभी होगी जब वो ओब्लिकली जाएगी, क्लियर। इस फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो लैंग्वेज नोट करना बेटा, रिफ्रैक्शन इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ओब्लिकली। बेंडिंग तभी होगी जब ओब्लिकली लाइट जाएगी, क्लियर। हाँ, अब आपको एक ऐसा केस दिखाएंगे जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी बट बेंडिंग नहीं होगी। रिफ्रैक्शन इज स्टिल देयर बिकॉज रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का माध्यम चेंज हो गया, ठीक है। हाँ चलो, तो रिफ्रैक्शन में हमने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तो रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया बेटा, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ओब्लिकली जाती है, तिरछी जाती है, तो लाइट बैंड हो जाती है। लाइट के इस बैंड होने को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, क्लियर। हाँ, अब चलो समझो बेटा, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। देखो, ये एयर है और ये ग्लास है। यहां पे एयर मीडियम है, यहां पे ग्लास मीडियम है। एयर के नीचे मैंने लिखा है रेयरर और ग्लास के नीचे लिखा है डेंसर। रेयर नहीं बेटा, रेयरर और ये डेंसर। अब ये रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होते हैं समझ लीजिए। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, ठीक है। अब मान लीजिए दो मीडियम है, उनका हमें कंपैरिजन करना है, तो हम एक को रेयरर कह पाएंगे, एक को डेंसर कह पाएंगे। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम वो डेंसर है और जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा वो रेयरर है, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको समझ में आती है। तो एयर में लाइट तेज चलती है, ग्लास में लाइट की स्पीड धीमी हो जाती है, तो ये डेंसर है, ये रेयरर, बहुत बढ़िया। अब एयर और ग्लास को ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बॉर्डर है, ये लाइन अलग करती है। इस तरफ एयर है, इस तरफ ग्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट। एयर और ग्लास दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो ये बाउंड्री लाइन है, इसको बोलते हैं इंटरफेस बाउंड्री, क्लियर हो गया। ये इंटरफेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इंटरफेस का मतलब हो गया ये बॉर्डर, ठीक है। हाँ, दो मीडियम के बीच, दो मीडियम को अलग अलग करने वाली लाइन, इंटरफेस बाउंड्री, बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले यहां से ये एक रे ऑफ लाइट आई है, तो इसको मैं बोल दूंगा इंसिडेंट रे, इसको मैं बोल दूंगा, आप पूरा लिख लेना, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये स्ट्रिक लाइट का, क्लियर। अब ये लाइट मस्त अपनी एयर में चलती हुई आ रही है, बिल्कुल सीधी एयर में चलती हुई आ रही है, इसको पता ही नहीं है, बिल्कुल आराम से सीधी चलती हुई आ रही है, ठीक है। इतनी सीधी बच्ची हमने नहीं देखी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करते हुए आ रही है। जैसे ही यहां पे आई, ठीक है, तो लाइट ने देखा अरे आगे तो माध्यम चेंज हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर माध्यम चेंज नहीं होता, होमोजीनियस मीडियम रहता, एयर ही रहता, तो मैंने बताया लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है रे ऑप्टिक्स के अंदर, जब तक उसका माध्यम चेंज ना हो, मीडियम चेंज ना हो। तो ये लाइट अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो ये लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती, दिख रहा है। ये इसके बाद मैंने डॉटेड दिखाया है आगे की तरफ,
लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप स्केल लगाना। और देखो ये इसको मैंने बिल्कुल, ये देखो आगे की तरफ डॉटेड डॉटेड किया है, बिल्कुल सीधा, यानी ये सॉलिड और ये डॉटेड लाइन बिल्कुल एक ही है। यहां देखिए स्केल देखिए बिल्कुल सीधा, बहुत बढ़िया। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती, बिल्कुल सर बिल्कुल सीधी निकल जाती। लेकिन अब मीडियम चेंज हुआ, तो मीडियम चेंज हुआ तो लाइट के पास अब दो ऑप्शन है। क्या? एक तो ये नॉर्मल, ठीक है। अब सर नॉर्मल की बात बताता हूं प्यारे बच्चों। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके टकराती है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरती है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो ये जो ओ पॉइंट है इसको बोला गया है, नोट करो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और सबसे पहला हमारा काम जो होता है वो ये होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मैंने बोला सबसे पहला काम यही होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। थ्रू आउट रिफ्लेक्शन ये बात सेम रहेगी। वो नॉर्मल, वो परपेंडिकुलर किसका होगा? इंटरफेस पर, यानी इंटरफेस जो बाउंड्री है इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करो। तो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, देखो कर दिया, वेरी गुड। अब देखना ये लाइन बिल्कुल सीधी चली जाती। अब इस वाले मीडियम में ग्लास में जाना है, तो ग्लास में जो नॉर्मल है उसको देखना है, इसको नहीं देखना है। हाँ जी सर। अब देखो, अब ये लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर ऐसे हुई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे हुई तो क्लियर। तो जब रेरर से डेंसर जाए, यहां नीचे लिखेंगे, रेरर से डेंसर जाए तो बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो प्यारे बच्चों ये लाइट बिल्कुल सीधी जाती है, लेकिन अब ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो, समझे प्यारे बच्चों? अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट बिल्कुल सीधी यहां जाती, मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे माध्यम में ये रे है, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। समझ आया कि नहीं आया? अब हम बात करते हैं एंगल्स की, थोड़ा सा ध्यान से जो मैं बात बोल रहा हूं। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, यही लाइन लिख लो, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ ये है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे अगर आपको कोई ये कहते ये इंटरफेस है, यहां से एक लाइट आई, ये एंगल है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री नहीं है। जिस पॉइंट पे लाइट टकराती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। मैं ये बात पूछूंगा सबसे पहले क्या करना होता है रिफ्लेक्शन में? सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, और इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है ये 30 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ध्यान रखें, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल लेना है, ना कि इंटरफेस के साथ। अच्छे से, अब इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, रिफ्रैक्टेड रे ये रही। अच्छा, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं, बहुत सारे भाई साहब ऐसे होते हैं डायग्राम बना दिया, ये एरो ही नहीं लगाया, तो हमें पता ही नहीं है कौन सी रे किधर से आ रही है और किधर जा रही है। तो विदाउट एरो आपके लिए डायग्राम मीनिंगलेस होगा। तो ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे ये है और ये हमारा नॉर्मल है। तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे किसमें है? डेंसर में। तो जो डेंसर में नॉर्मल खिंचा है वो, कई बच्चे कहते सर ये भी तो नॉर्मल है, तो ये ले लो ना भाई ना, वो भी बता दिया है। तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। और आप देख सकते हैं आई और आर बराबर नहीं है, रिफ्लेक्शन में बराबर होते हैं, यहां बराबर नहीं है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक चीज और आएगी बेटा जी, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब है? लाइट कहां जाती, देखो डेविएशन का मतलब क्या है? देखो हम लोग सीधे चल रहे थे, ऐसे मैं सीधे चल रहा था, ऐसे यहां पे टक्कर लग गई, किसी ने यहां पे टक्कर लगी और मैं ऐसे चलने लग गया। तो अगर टक्कर नहीं लगती तो मैं यहां जा रहा था, अगर टक्कर नहीं लगती तो मैं सीधा यहां जा रहा था। हाँ जी, टक्कर लग गई तो मैं यहां गया ऐसे। तो मैं कहां जाता
अगर टक्कर नहीं लगती और लगने के बाद मैं कहां गया, उनके बीच का एंगल। तो ध्यान से देखो, अगर बेंडिंग नहीं होती, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट को तो बेचारी को यहां जाना था, लेकिन बेंडिंग होने से लाइट बेचारी यहां गई, यहां जाती और यहां गई, कहां जाती और कहां गई, इसके बीच का ये जो एंगल है इसको बोलेंगे डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? और यहां पे आप देख सकते हैं रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर जा रही है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल है। कॉन्सेप्ट लिखते चलो, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो गया है, और इसका मतलब है जो डेल्टा है वो I माइनस आर हो गया है। डेल्टा की वैल्यू पूछ ले तो देखो ये एंगल I है तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये एंगल भी I होगा, बिल्कुल ये I है तो ये भी I होगा। मुझे डेल्टा चाहिए तो ये एंगल I है, इसमें से मैंने R कम कर दिया तो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन बच गया। अपने हाथ से बना के देखना बेटा, ऐसे नहीं कि हमने पढ़ लिया और हमसे आ गया, नहीं बनेंगे डायग्राम, बहुत खतरनाक डायग्राम आएंगे, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अपने हाथ से बना के देख लेना, जो कहूं एग्जैक्टली फॉलो कर लेना। तो भाई रेयरर टू डेंसर की कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, रेयरर से डेंसर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि स्पीड कम हो रही है, आपका R I से कम हो जाएगा, जो R है वो I से छोटा हो गया है, और डेल्टा वो I माइनस R हो चुका है। क्लियर हो गया? ये है बेंड रेयरर टू डेंसर। अब आ जाओ डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर के कॉन्सेप्ट्स क्या है? देखो अब ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्लियर? अब ये लाइट बिल्कुल सीधी जाती तो पहले ये ओरिजिनल पाथ जहां पर जाती, लेकिन अब यहां पे नहीं जाएगी बिकॉज़ मीडियम चेंज हो गया। अब देखो डेंसर से रेयरर जा रही है तो रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर आएगा बेटा जी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां से लाइट नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ये नॉर्मल है, देखो यहां जा रही थी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहां पर आप ड्रॉ कर दीजिए, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे और ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे। अब देखो रिफ्रैक्शन क्या बोला, आई की क्या डेफिनेशन है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, आर की क्या डेफिनेशन है, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ। ठीक है? हाँ, डेल्टा डेविएशन इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है जहां पर वो जाती और जहां पर वो गई रिफ्रैक्टेड, उनके बीच का एंगल। तो अब देखो ये आई रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल हो गया आर। यहां देखो अब लाइट यहां जाती और लाइट यहां गई, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा। इस बात अब ये डेल्टा है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी तो आई होगा, देखो इसके अपोजिट, ये देखो ये बिल्कुल सीधी लाइन है। मैं आपको एक बार फिर से स्केल लगा के दिखा देता हूं, स्केल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे और इस इंसिडेंट रे को आगे डॉटेड बढ़ा देना है, ये देखो इंसिडेंट रे ये आगे इसको डॉटेड ऐसे बढ़ा देना, थोड़ा बहुत बेस रेडी हो गया, आप स्केल लगा के अच्छे से कर लेना। ठीक है? चलो अब देखो ये एंगल आई है तो यहां पर आर जो है सीधी बात है अवे फ्रॉम नॉर्मल है, इसका मतलब आर की वैल्यू दिख रहा है, नॉर्मल से दूर जाएगी तो यानी आर बढ़ गया, तो आर बड़ा है आई से, आर बड़ा है आई से, इसका मतलब डेल्टा क्या हो जाएगा आर माइनस आई। याद रखना बड़ा आसान है, यहां पर आई माइनस आर था, यहां पर आर माइनस आई हो गया। तो ये है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट, रेयरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट हो जाती है बेंड। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी कोई इंसिडेंट रे आए सबसे पहले ये देखो वो किस पॉइंट पे आई है, उस पॉइंट को बोलो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो इंटरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंटरफेस के ऊपर होता है, नॉर्मल इंटरफेस पर होता है। ठीक है? चलो अब ये है थर्ड केस, बहुत ही स्पेशल, ये एयर है, ये ग्लास है, ये रेयरर है, ये डेंसर है। प्यारे बच्चों अगर आपकी लाइट बिल्कुल सीधी आ गई, बिल्कुल ऐसे, अभी देखो ये बिल्कुल सीधी आ गई है ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी इंसिडेंट रे। तो मुझे यहां पे ये बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का है? बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा 90 डिग्री, नहीं 0 डिग्री। ठीक है? और इस इंसिडेंस का नाम है नॉर्मल इंसिडेंस। तो सुन लेना मेरे भाई, कोई पूछे नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है
कोई पूछे नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, कोई पूछे नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, तो भैया इंटरफेस के परपेंडिकुलर लाइन का आना, या ये बोल दीजिए इंटरफेस का जो नॉर्मल है उसी के अलोंग लाइट का आना। इंटरफेस के परपेंडिकुलर रे आ गई तो इंसिडेंस कितना बना, 0 डिग्री। किसी को ये समझ में नहीं आया हो आई 0 डिग्री कैसे बना वो सीख लो। ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, यहां पर एक लाइट आई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रहेगा नॉर्मल के साथ। यहां वो लाइट यहां पे आ गई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया, वो लाइट यहां पे आ गई, ये एंगल छोटा हो गया। अब वो लाइट बिल्कुल इसी के ऊपर आ गई तो इसी के साथ एंगल बनाना था और इसी के ऊपर आ गई तो वो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अरे घटते घटते 0 नहीं हो गया क्या? हाँ। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री, जब वो लाइट बिल्कुल इंटरफेस के अलोंग आ जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट इंटरफेस के पैरेलल आ जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो नॉर्मल इंसिडेंस जो होता है वो होता है इंटरफेस के परपेंडिकुलर, ब्रैकेट में लिख लेना अच्छे से। एंगल ऑफ इंसिडेंस उसमें 0 डिग्री होता है, नॉर्मल इंसिडेंस में आई 0 डिग्री होता है। दूसरा लिख लो ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग GRAZING, ग्रेजिंग, नई नई टर्म आएगी, पहला लेक्चर बेटा ध्यान से। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या हो गया, इंटरफेस के पैरेलल ग्रेज करती हुई जब लाइट आएगी उसको बोलेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस। और इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ठीक है, याद रखना, ध्यान रखना। ग्रेजिंग इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। अब देखो यहां पर लाइट आई क्योंकि नॉर्मल क्या होंगी आ रही है ना, तो अब मैटर ही नहीं करता कि वो एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से एयर में। क्लियर? तो क्या होगा, ये लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी विदाउट बेंडिंग, क्योंकि बेंडिंग तभी होगी जब वो टेढ़ी आएगी, ओब्लिकली आएगी। अगर वो सीधी चली गई है तो विदाउट बेंडिंग वो लाइट चलेगी बिल्कुल सीधी। ठीक है, मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। अब देखिए सर यहां पे बेंडिंग नहीं हुई तो क्या हम ये कहेंगे यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है बिकॉज़ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन मीडियम। लाइट का मीडियम चेंज हो गया, लाइट की दुनिया बदल गई, रिफ्रैक्शन हो गया। यहां पे लाइट की स्पीड धीरे हो गई है, रिफ्रैक्शन हो गया है। हाँ, बेंडिंग नहीं होती स्पेशल केस में। ठीक है, बेंडिंग तब होगी जब वो ओब्लिकली आएगी। बहुत बढ़िया। तो अब इसका मतलब ये है यहाँ पे आई 0 है तो आर भी कितना हो गया है, 0। और इस केस में दोनों बराबर भी हो गए हैं, देखिए ध्यान से, आई और आर नॉर्मल इंसिडेंस में। अच्छा, अब अगर यहां से ग्लास से एयर में लाइट जाती, यहां से लाइट जाती, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं। यहां से कमान ग्लास से एयर में जा रही है, लेकिन देखो क्या ये नॉर्मल के अलोंग जा रही है, बिल्कुल यही नॉर्मल है, देखो बिल्कुल यही नॉर्मल है, तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल सीधी, कोई बेंडिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती है, नॉर्मल इंसिडेंस में बेंडिंग नहीं होती है। एयर रेयर से डेंसर जा रही हो, चाहे डेंसर से रेयर जा रही हो, जब किसी इंटरफेस पे, और बहुत ज्यादा यूज होगा ये TIR के न्यूमेरिकल्स में, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से याद कर लो, समझ लो। जब किसी इंटरफेस पे, ये इंटरफेस है, लाइट परपेंडिकुलर, यहां से लाइट ऐसे परपेंडिकुलर लाइट आई है, बिल्कुल सीधी चली जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। ये इंटरफेस है, बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ऐसे आएगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी। यानी इंटरफेस के परपेंडिकुलर अगर लाइट जा रही है, इंटरफेस के नॉर्मल के अलोंग अगर लाइट जा रही है, तो देखना ही मत रेयर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयर जा रही है, उसे सीधी निकाल देना। क्या ये बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। तो इस वाले केस में आई और आर की वैल्यू बराबर होगी। अब आपसे कोई पूछता है रिफ्रैक्शन में आई और आर में कौन छोटा कौन बड़ा, यहां पर देखो, यहां पर आई बड़ा है, आर छोटा है, यहां पर देखो आर बड़ा है, आई छोटा है, और इस केस में तो दोनों बराबर ही हो गए थे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि आई और आर बराबर है। रिफ्लेक्शन में आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं है। तो इसे बोलते हैं बेटा जी रिफ्रैक्शन। लास्ट पॉइंट इस सिनेरियो का, व्हाट इज द हेडिंग डालो बेटा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? ये लाइट बेंड क्यों हुई, ध्यान समझना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है बेटा, तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है।
ठीक है, और लाइट फिर अपना मिनिमम टाइम वाला पाथ डिसाइड करती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो लाइट की स्पीड में जो चेंज है वो यहां पे रिफ्रैक्शन का कारण है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में लिखोगे चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन चेंज इन मीडियम। लाइट की स्पीड में चेंज होना रिफ्रैक्शन का क्या है कि कारण। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन वो देखो क्या है। एक होती है फ्रीक्वेंसी, हम लोग उसको न्यू से लिखते हैं, कई बार एग्जाम में उसको एफ से भी लिख देते हैं, घबराना नहीं है। एक होती है स्पीड, हम लोग उसको सी से लिखेंगे और वी से लिखेंगे। जब लाइट की स्पीड वैक्यूम की बात हो रही है तो सी से लिखेंगे, अदरवाइज लाइट की स्पीड को वी से लिखेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि लाइट की स्पीड को सी से लिखते हैं, लाइट की स्पीड को सी से तभी लिखते हैं जब वो वैक्यूम में हो, अदरवाइज हम उस किसी और मीडियम में हो तो वी से लिखेंगे, ठीक है। एक है वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है? न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई न्यू, या v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। हाँ, न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा ये होता है। c बाई लैम्डा वो तो एक ही केस में है ना, जब लाइट वैक्यूम में, अदरवाइज तो v बाई लैम्डा आएगा। तो आप कोई सा भी ध्यान रखो, मैं तो वैसे ही ध्यान रखता हूं भैया, ये आपकी स्पीड, जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी स्पीड अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ आ जाएगी स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की मल्टीप्लिकेशन आपकी क्या है? स्पीड। अब काम की बात सुनो, रिफ्रैक्शन में लाइट की स्पीड चेंज होगी, मीडियम चेंज होगा, लाइट की स्पीड चेंज होगी, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, ठीक है। रेयर में स्पीड तेज होती है, डेंसर में स्पीड कम होती है, ठीक है। हाँ, अब दो मीडियम है, एक मीडियम में लाइट की स्पीड धीरे है, एक मीडियम में लाइट की स्पीड तेज है, तो आप रेयर डेंसर की पहचान कर सकते हैं। स्पीड हमेशा चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होगी, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लाइट की सोर्स पर, ये बात मैंने वेव में बताई थी। फ्रीक्वेंसी इज एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फंडामेंटल, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक रस्सी है, उस रस्सी को मैंने ढीले पकड़ा, समझ रहे इस बात को, रस्सी को मैंने ढीले पकड़ा, लूज पकड़ रखा है, ठीक है, और रस्सी लूज है और उसमें मैं ऐसे वाइब्रेशन कर रहा हूं, ऐसे बम्प दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरी वाइब्रेशन है, यहां से क्लियर, ऐसे दे रहा हूं। तो आप उसको देखना लूप ज्यादा बनेंगे, ठीक है, लूप ज्यादा बनेंगे तो वेवलेंथ कम है, ज्यादा लूप बनेंगे उसी रस्सी में वेवलेंथ कम है। रस्सी को टाइट कर देंगे, लूप कम बनेंगे, यानी उसी रस्सी में लूप दूर दूर बनेंगे, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन मैं जब रस्सी लूज है तो भी मैं ऐसे इस फ्रीक्वेंसी से डिस्टरबेंस दे रहा हूं, जब रस्सी टाइट है तभी मैं इसी फ्रीक्वेंसी से दे रहा हूं। तो रस्सी लाइट है या रस्सी लूज है, वो रस्सी किस तरह का मीडियम है, इस बात पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। तो एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फंडामेंटल। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और जो कलर होता है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो कलर चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, क्लियर। तो क्या चेंज हो जाएगा बेटा? स्पीड चेंज हो जाएगी। देखो अब यहां पे ध्यान से देखना, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, या यहां देखो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ घटेगी। समझ में आ गया क्लियर? स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ घटेगी, अलग अलग मीडियम में जाने, क्लियर। तो यहां तक के इस बात को समझो। हाँ तो बेटा जी, जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू या सिंपल एन से डिनोट कर सकते हैं, ऑफ ए मीडियम। किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझते हैं ऑप्टिक्स के अंदर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है इट इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। किसी मीडियम की एक होती है जो आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, डेंसिटी। कोई मीडियम है, जैसे पानी की डेंसिटी है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उस डेंसिटी को बोलते हैं मास डेंसिटी, जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर वो वाली डेंसिटी नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी का सीधा सीधा संबंध है लाइट की स्पीड से। उस मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी कम हो जाती है, ये।
तो प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है। ऑप्टिकली मतलब लाइट के लिए वो ज्यादा डेंसर है। तो मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द डेंसर। क्लियर? मोर डेंसर इज द मीडियम। तो प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, किसी एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो उसका फॉर्मूला है C/V। C क्या है? लाइट की स्पीड। V क्या है? ये भी लाइट की स्पीड है, ठीक है ना। ये नहीं कि C तो लाइट की स्पीड है भाई, V तो और किसी की स्पीड है, नहीं, ये दोनों ही लाइट की स्पीड है, बट फर्क है, ये लाइट की स्पीड है इन वैक्यूम, ये है इन मीडियम। जिस मीडियम का आप म्यू देख रहे हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले, समझदारी से काम करें। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब आपको पता है लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, बाकी किसी भी मीडियम में जाओगे लाइट की स्पीड उससे क्या होती है? कम। यानी लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, सबसे तेज वैक्यूम में चलती है। तो प्यारे बच्चों, C बड़ा है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, और किसी मीडियम में कम होगी, तो C की वैल्यू ज्यादा, V की वैल्यू कम, तो ये बड़ा फैक्टर, ये छोटा, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। कहां गया? म्यू ग्रेटर देन 1। किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। लेकिन जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अभी पढ़ेंगे, वो 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो 1 से बड़ा ही होगा। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो आपको जनरली याद रहने चाहिए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या एयर, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.00। ऐसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी हमने वैक्यूम एयर को सेम माना था, उसी प्रकार से। तो हम वैक्यूम या एयर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 लिया हुआ है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 1.5 होता है। हालांकि ये अलग अलग हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ ग्लास, नेचर ऑफ ग्लास मीडियम। और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 यानी 1.3 होता है, ठीक है, नॉर्मली हम देखें तो अगर हम यहां से देखें तो हमें ये समझ आता है कि जो पानी है वो एयर से तो डेंसर है, लेकिन पानी जो है वो ग्लास से रेयर है, ठीक है भाई। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसका मतलब वो रेयरर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसका मतलब वो डेंसर है। ध्यान रखना, क्लियर? कम म्यू रेयरर, ज्यादा म्यू डेंसर। क्लियर? अब मैं कह दूं एक लाइट मीडियम X से मीडियम Y में गई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.35 है, तो वो X से Y में गई। बताओ देन क्या कहते हैं, जो बेंडिंग होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी? या मैं ये पूछ लूं, बताओ I और R में कौन बड़ा? तो आप दिमाग लगाओ ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो इसका मतलब ये डेंसर है और ये रेयरर है। डेंसर से रेयरर में जाएगी तो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी तो R की वैल्यू I से बड़ी होगी। तो आपको ऐसे लिंक सेट करना है ध्यान से, क्लियर? चलो बेटा, तो ये बात आप ध्यान से समझिए। तो ये है आपका बेटा जी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का रेशियो। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऑब्वियसली स्पीड अपॉन स्पीड को यूनिट तो आएगी नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है। अब एक बात और देखो, अभी भी मैंने बताया, हमेशा याद रखता हूं मैं, तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो मैंने ये स्पीड है, इसको लिख दिया फ्रीक्वेंसी, ये न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है और ये स्पीड है, तो स्पीड को लिख दिया फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब ये वैक्यूम में स्पीड है तो वैक्यूम में वेवलेंथ। नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अब ये v, स्पीड को लिख दिया फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। लैम्डा डैश, लैम्डा डैश क्या है? मीडियम में वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वैक्यूम में वेवलेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मैंने अभी अभी बताया है और आप भी नोट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इसीलिए दोनों जगह न्यू न्यू आया है। तो भाई वैक्यूम की स्पीड को लिख दिया फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, मीडियम की स्पीड को लिख दिया फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ,
फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गया, वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ, ये वैक्यूम की वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम में, ये लाइट की वेवलेंथ मीडियम में। तो भैया आप इसको लिख सकते हो वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, स्पीड इन वैक्यूम स्पीड इन मीडियम, वेवलेंथ इन वैक्यूम वेवलेंथ इन मीडियम। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से एक बात आपको और समझ आती है, v जो है v वो क्या आ गया c अपॉन म्यू। तो आप ध्यान से देखो, क्लियर, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा है उसमें स्पीड उतनी ही कम है, और तो स्पीड कम है तो वेवलेंथ भी कम होगी, स्पीड कम है तो वेवलेंथ भी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। तो स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ घटेगी। क्लियर? हाँ, अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, तो मैंने लिखा μ1 2। सबसे पहले इसको पढ़ा कैसे जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये पढ़ा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और इज इक्वल टू μ1, ये μ1 हो गया 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको डिवाइड कर दो बाद वाले से, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे, μ1 बाई μ2। तो μ1 2 का फॉर्मूला हो जाएगा μ1 बाई μ2। क्लियर? अच्छा सर, यहां पर तो आपने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब जैसे यहां पे आपने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब वो विद रिस्पेक्ट टू नहीं बोला, तो आप समझ जाइए वो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, और आप समझ जाएंगे या एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 होता है, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये आपका μg या μga दोनों का मतलब एक ही है। तो जब किसी एक मीडियम की बात हो रही है, क्योंकि ये बात पूरी ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात है तो वो ये है। प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपकी बुक्स में, जिन फॉर्मूलों में आपको ऐसा म्यू लिखा मिलेगा। ऐसा मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फॉर्मूले को ऐसे म्यू की फॉर्म में याद करें, ठीक है, बिकॉज रिफ्रैक्शन में 2 मीडियम होते हैं। तो यानी उस फॉर्मूले को याद करें जिसमें दोनों का म्यू आ रहा है, बिकॉज एक मीडियम का म्यू आ रहा है म्यू, तो उसका मतलब यह है कि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, और वो 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी दूसरा मीडियम एयर है। लेकिन जरूरी है कि आपको दूसरा मीडियम एयर ही मिले। आपको एक गिलास दे दिया, गिलास के ऊपर आपको पानी दे दिया, ऑयल दे दिया, कोई दूसरा मीडियम दे दिया, तो आप अटक के खड़े हो जाओगे यार। हमेशा वो फॉर्मूले याद करने हैं जिसमें एक म्यू नहीं 2 म्यू आते हैं। जिस फॉर्मूले में एक म्यू आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है इसमें तो एक ही म्यू है, वहां पर एक म्यू हिडन है, उसके नीचे 1 लिखा हुआ है जो एयर का है। वो हिडन फैक्टर आपको हमेशा अपने साथ लिख के चलना है, ठीक है। हाँ, तो μ1 2 का मतलब हो गया μ1 अपॉन μ2। तो μ21 का क्या मतलब हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में क्या है, वो उसका एब्सोल्यूट है। किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में चलते जाओगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। अब देखो, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बोलो क्या आएगा, जो पहले है वो ऊपर μg अपॉन μw। अब देखो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, तो μg कितना है, μg देखो ये 3/2, और μw कितना है 4/3। ये स्टैंडर्ड नहीं है, आपको हमेशा याद मत करना, लेकिन जनरली ये वैल्यू होती है। बाकी ये 1.5 से कुछ भी आ सकता है, स्टैंडर्ड तो सिर्फ आपको यही याद करना है, ठीक है। तो चलो, तो यहां से कितना आ गया, 3/2 4/3 9/8, 9/8 ग्रेटर देन बनाया, देखो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं μwg रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वो μw अपॉन μg, और μw कितना है बेटा, μw वो है 4/3, वाटर ग्लास का है 3/2, तो कितना आ गया 8/9, आ गया ना लेस देन 1। ये देखो, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका लेस देन 1 भी आ सकता है, क्योंकि यार आपने ऊपर पानी कर दिया, नीचे ग्लास कर दिया, तो पानी रेयर है,
उसका म्यू कम है, ग्लास डेंसर है उसका म्यू ज्यादा है, तो लेस देन 1 अपने आप हो जाएगा यार, उसमें सोचना क्या है। तो बेटा जी v को मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, c बाई म्यू, क्योंकि म्यू होता है c बाई v, तो मैंने v को लिख दिया c बाई म्यू। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम में स्पीड, मीडियम में स्पीड, और लैम्डा डैश को लिख दिया लैम्डा बाई म्यू। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम में वेवलेंथ, मीडियम में वेवलेंथ, मीडियम में वेवलेंथ इज इक्वल टू वैक्यूम की वेवलेंथ अपॉन वैक्यूम में वेवलेंथ अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम में स्पीड c बाई म्यू। अब यहां देखो वैक्यूम में स्पीड कांस्टेंट हो गई, वैक्यूम में वेवलेंथ, इसको कांस्टेंट ले लो, तो स्पीड म्यू का इनवर्सली है, देखो ज्यादा म्यू कम स्पीड, तो इसका मतलब क्या है, म्यू1 बाई म्यू2 को v2 बाई v1 लिखा जा सकता है। अरे इनवर्सली है ना, म्यू और v इनवर्सली है, देखो क्लियर, यहीं से वेवलेंथ और म्यू ये भी इनवर्सली है, तो म्यू1 बाई म्यू2 को λ2 बाई λ1 लिखा जा सकता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो दुश्मन तैयार हो गए हैं, ध्यान रखना, गिनते चलना कितने दुश्मन मिलेंगे भाई साहब। लाइट की स्पीड और लाइट की वेवलेंथ किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ चुके हैं, ठीक है। जिसका म्यू ज्यादा है उसका वेवलेंथ, तो उस मीडियम में वेवलेंथ कम होगा, स्पीड कम होगा। ये आपस में दोस्त है, लेकिन म्यू के क्या हो गए, दुश्मन। अब देखो v2 बाई v1 तो λ2 बाई λ1 होगा, क्यों, क्योंकि v2 क्या होगी, स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है तो कट जाएगा, तो v2 बाई v1 λ2 बाई λ1 आने वाला है। एक बात और मैं आपको बताता हूं, ये एक मीडियम है, ये है म्यू। अब ध्यान समझना, यहां से लाइट आई, रेड लाइट इंपॉर्टेंट, ये रेड लाइट आई, और यहां से लाइट आई ग्रीन लाइट। अब ये आपको पता होना चाहिए विब्ग्योर, VIBGYOR, ये जो रेड है ना, रेड, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है मैक्सिमम, और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। विजिबल लाइट के ये 7 कलर्स हैं विब्ग्योर, तो एक रेड लाइट आई और एक ग्रीन लाइट आई, ये एयर में थी। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, जब विजिबल लाइट आपकी एयर में चलती है, ऑल द 7 कलर ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड, ठीक है। अब रेड और ग्रीन लाइट है, अगर ऐसे मानो आप, एक रेड लाइट अलग है, ग्रीन लाइट अलग है, ठीक है, वैक्यूम की छोड़ो फिलहाल, ये दोनों के दोनों डेंसर मीडियम में गए, एयर से इस मीडियम में गए, कौन सी फास्ट चलेगी, ये रेड ये ग्रीन, कौन सी फास्ट चलेगी। कलर दे दिया, कलर देते ही तुरंत वेवलेंथ पे आ जाओ, कलर देते ही तुरंत वेवलेंथ पे आ जाओ। अब देखो रेड की वेवलेंथ ज्यादा, रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, सीधी सी बात है यार, क्या सोच रहे हैं आपस में दोस्त है ना यार, ऐसे समझ लो, रेड की वेवलेंथ ज्यादा, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा, तो रेड के लिए म्यू क्या हो जाएगा, कम। यानी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पर भी डिपेंड करता है, क्रूशियल स्टेटमेंट, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस मीडियम के ऊपर कौन सी कलर की लाइट, कौन से वेवलेंथ की लाइट आकर गिर रही है, समझ आया। हाँ, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो रेड का म्यू कम, और रेड को म्यू कम मिलेगा, म्यू कम मिलेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। समझ में आया, अच्छे तरीके समझ के, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा है, यानी रेड इस ग्लास में, इस म्यू मीडियम में ग्रीन से फास्ट ट्रेवल करने वाली है। तो प्यारे बच्चों, एक ग्लास है, ठीक है, अब उसके ऊपर आपने अलग अलग कलर की वेवलेंथ डाली है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर की वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए वो कम म्यू ऑफर करेगा। अब एक वेव आएगी, मेरी वेवलेंथ ज्यादा है भैया, तो आपके लिए म्यू कम है, तो वो फास्ट स्पीड से ट्रेवल करेगी। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके लिए म्यू ज्यादा ऑफर करेगा, तो वो जो है उसकी स्पीड वो कम हो जाएगी। क्लियर। अब इन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूला में क्वेश्चन है, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर, ये ध्यान दें, हवा के अंदर इतनी वेवलेंथ है, किसी और मीडियम में जाओगे ये वेवलेंथ बदल जाएगी, ठीक है। एंटर्स ए मीडियम, एक मीडियम में एंटर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इन दैट मीडियम, उस मीडियम में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है। दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो, एयर से किसी दूसरे मीडियम में एक लाइट गई, पूछ रहा है कि उस मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी तो वही है जो एयर यानी वैक्यूम में है, ठीक है। एयर और वैक्यूम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 माना हुआ है दोनों का,
ठीक है। तो एयर वैक्यूम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से स्लाइटली ज्यादा होता है। अब देखो गिवन क्या क्या है, लैम्बडा है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, तो ये आ गई आपकी लैम्बडा। अब एयर में, एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपका लैम्बडा, ये आपका सी। तो मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम रहेगी, ये वैक्यूम की स्पीड है तो ये वैक्यूम की वेवलेंथ है, सीधी सी बात है। तो स्पीड की वैल्यू पुट कर दी, लाइट की स्पीड वैक्यूम में पता है 3 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ ये मैंने पुट कर दी, यहां से फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई, ये वाली फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो फ्रीक्वेंसी एयर में आई है वही फ्रीक्वेंसी मीडियम में रहेगी, देखो 5 × 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज सेम रहेगी, यही कंफ्यूज कर रखा है, जो एयर में वो इसमें रहेगी, क्लियर। अब आपको वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी तो निकाल दी मीडियम में सेम रहेगी, वेवलेंथ निकालनी है बेटा लाइट की मीडियम के अंदर, ठीक है। तो बेटा वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, ये भी देखो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा बाय म्यू, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वैक्यूम में वेवलेंथ, ये मीडियम में वेवलेंथ, लैम्बडा वैक्यूम में वेवलेंथ, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, म्यू 1.5 पुट कर दो, आपका लैम्बडा डैश आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यहां पे पुट कर दीजिए, लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका वेवलेंथ आ गया। तो आज के लेक्चर में बेटा आपने बहुत छोटी छोटी बातें सीखी होंगी, समझी होंगी, ठीक है। लेक्चर जरूर थोड़ा सा आसान है, पर छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस लेक्चर को देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद बड़े अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना है, जो कि बेहद जरूरी है, ठीक है। इस लेक्चर को सबसे अच्छा लेक्चर बनाना, तब जाके आपकी ऑप्टिक्स में स्पीड अच्छी बनेगी।